सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10th की संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कंफ्यूज थोड़े से हो जाते हैं बच्चे देखते ही कि यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3 से लेके xn तक की बारंबारता क्रमशः f1, f2, f3 है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो माध्य के अंदर हमारे x की सीरीज और जो हमारी f की सीरीज यानी बारंबारता सीरीज होती है वो हमें दे रखी है और हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में क्या होता है वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो सिर्फ फॉर्मूला ही हमें लिखना है, कंप्लीट करना है। बट्टे में आप एफ आई लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स यानी एफ आई एक्स आई और बट्टे में होता है सिग्मा एफ या एफ आई। तो इस तरीके से सिर्फ हमें सूत्र जो है वही कंप्लीट करना है। दूसरा हमें दिया गया है बिंदुओं 3 और -2 निर्देशांक दिए गए हैं और दूसरा है 4 और 5, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है सेकंड, ये प्रश्नावली संख्या 7 का सवाल है। और अगर हमें उसमें याद होगा जो रेखाखंड होता है एक हमारा, जिसमें हमारे पास एक निर्देशांक बिंदु और दूसरा निर्देशांक बिंदु दे दिया गया है और रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस रेखाखंड की लंबाई जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे हम मान लेते हैं ये ए के निर्देशांक है, ये बी के निर्देशांक है, तो हम यहां मानते हैं जैसे ये ए बी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा, y2 कौन सा। देखो ये पहला जो होता है वो x1 और दूसरे का पहला x2 होता है, यहाँ y1 और यहाँ y2 होता है। तो ध्यान से देखिए x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस और x1 कितना हमारे पास 3 और उसका होल स्क्वायर, y2 हमारे पास कितना है 5 माइनस, और एक चीज हमें ध्यान देनी है यहां पे हमें दिया गया है ये जो 3 दिया गया है ये माइनस का है, तो अब y1 लिखना है, y1 पहले से माइनस का 2 है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे तो ब्रैकेट एक अलग और लगाना पड़ेगा हमें, लेकिन मैं इसी में समझा देता हूं आपको कि ये फॉर्मूला का माइनस और ये y1 का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। एक लाइन एक्स्ट्रा होती है, मैंने एक लाइन कम कर दिया, आप आगे बढ़ा सकते हो चाहे, पर छोटा क्वेश्चन है तो हम ज्यादा इसको डायरेक्ट ही करेंगे। अंडर रूट 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आना है, प्लस यहाँ पे 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7, और 7 का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 49, यानी ए बी बराबर कितना आया है अंडर रूट में 50। और इसको आप सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व कैसे ये मैंने पहले बता रखा है, फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वापस समझ लीजिए। जैसे हमें पता है कि इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम यही तरीका यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जहां तक डिवाइड जा रहा है वहां तक हम इसका डिवाइड लगा देंगे। अब जो हमारे टुकड़े बने हैं उसका हमें पता है कि स्क्वायर रूट से बाहर वही संख्या आती है जिसका जोड़ा बनता है, तो वो तो स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर रूट उसका हो रहा है पूरा पूरा कंप्लीट, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, जोड़े बन रहे इसलिए। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो किस में रह जाएगा स्क्वायर रूट में। तो आंसर क्या है 5 अंडर रूट 2। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर क्या है 5 अंडर रूट 2 इकाई, ये रही इसकी दूरी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हमें जो 3 दिया गया है उसे हम ध्यान से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सा है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। tan 30 का मान, सारणी हमें याद होगी त्रिकोणमितीय, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और इन दोनों के बीच में डॉट हो या कुछ भी नहीं हो तो वो किसका निशान होता है गुणा का। फिर आ रहा है tan 60 डिग्री, तो इसका मान होता है अंडर रूट 3। तो देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा, क्या बचेगा 1। तो ये हमारा इसका सिंपली आंसर हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक का ही। देखो छोटे क्वेश्चन आएंगे ये, जो रिक्त स्थान वाले या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, ये छोटे ही होते हैं, अति लघुत्तरात्मक, तो हमारे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े नहीं आने वाले, तो उनको उसी तरीके से हमें समझना है। देखो यहाँ पे दिया गया घन का क्षेत्रफल और घन का आयतन समान है। चलो
हमें यहाँ पे कोई लंबाई चौड़ाई तो दे नहीं रखी है, भुजा तो दे नहीं रखी है, तो हम जो दिया गया उसी अनुसार चलते हैं कि हमारा घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और ये आयतन के बराबर, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब हम क्या करते हैं, अगर इसे सिंपली समझे तो हमें घन की भुजा बतानी है, और हमें भुजा क्षेत्रफल आयतन के लिए कितनी होगी वो दी गई नहीं है, भुजा में बतानी है, तो हम सिर्फ क्षेत्रफल और आयतन जो बराबर दे रखा उसके फॉर्मूले हमने बराबर रख लिए। अब देखो क्या होता है, यहां पे एक चीज समझो आप, ये है 6, बराबर में ये है भुजा क्यूब, और क्यूब का मतलब होता है भुजा को 3 बार लिखना है, चाहे कुछ भी आप x मान के लिख रहे हो तो भी उसे 3 बार लिखोगे। यहां पे जो गुणा में भुजा स्क्वायर है वो बराबर से उधर जाए तो किस में आ जाएगा, भाग में, और इसका मतलब भुजा को 2 बार लिखना है। एक चीज सिंपल समझिए आप, 6 बराबर में है, भुजा क्यूब में से भुजा स्क्वायर जब जाएगा तो क्या बचेगा, भुजा बचेगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कैसे बचा, देखो सिंपली समझ लेते हैं हम। यहां पर हमें पता है यहां पे भुजा क्यूब का मतलब 3 बार भुजा को लिखना है, ये लीजिए, और बट्टे में क्या है, भुजा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब भुजा 2 बार रहेगी। अब भुजा दे नहीं रखी है तो क्या होगा, हम इसे एक्स वाई कुछ ही माने उतनी बार तो लिखेंगे, तो भुजा से भुजा, भुजा से भुजा कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, भुजा। तो 6 बराबर में भुजा, और हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, घन की भुजा बताइए, तो घन की भुजा हमारी कितनी आ गई है, ये आ गई है 6। अब सेमी या मीटर हमें दे नहीं रखा तो हम इसे 6 इकाई मान लेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी हो जाएगा कंप्लीट, 6 इकाई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5, यहां पे दिया गया है यदि 5, 7, 9 और x इनका समांतर माध्य 9 है तो x का मान निकालो। देखो अगर हमें माध्य निकालने के लिए कोई भी सारणी दी गई नहीं है, कोई भी टेबल नहीं दी गई है, बारंबारता नहीं बताई गई है, तो समांतर माध्य निकालने का तरीका वही है जो आप पिछली कक्षा में पढ़कर आ चुके हो, सरल तरीका। कैसे, जैसे हमें क्या करना है, माध्य अगर निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, समांतर माध्य के लिए सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, 5, 7, 9 और x, और इन सभी को जोड़ेंगे तो इन सब का जो कितनी संख्या आ रही है टोटल वो हम बट्टे में लिखेंगे, 1 2 3 4 आ रही है। अब देखो इनका माध्य तो हमें दे दिया गया ना, कितना है, 9 है, और बराबर है 5 और 7, ये हो गए 12, 12 और 9 हो गए 21, जो हम यहां पर लिख देते हैं, और प्लस में x हम जोड़ नहीं सकते, हमने ऐसे लिख दिया, बट्टे में 4 था। अब एक चीज समझो, ये जो 4 भाग में है वो बराबर से उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में, यानी कि 9 है और साथ में आ जाएगा 4, बराबर में क्या बचा है, 21 प्लस में x। तो देखो 9 की 4 से गुणा करने में कितना आता है, 36, और ये बराबर से इधर प्लस का 21 इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या रहेगा, प्लस का x। तो 36 में जब 21 घटेगा तो क्या बचेगा, 15, और ये बराबर में क्या है, x, और हमसे क्या पूछा गया था, x का मान ही पूछा गया था। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर तो हो गया है कंप्लीट। आगे समांतर श्रेणी एपी, ये हमारी प्रश्नावली 5 है, बड़ी फेमस है। तो इसका जो ये क्वेश्चन दिया गया इसे ध्यान से समझिए, ये हर बार आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन आपके, और इसके क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं, छोटे में भी और बड़े में भी। तो देखो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है एपी का, हमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले हमें वो लिखना पड़ेगा, क्या पूछा गया वो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहले तो मैं वही लिख लेता हूं जो मुझसे पूछा गया 7वां पद, यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है अन, यानी पद पूछा गया है, और पद कौन सा है वो, 7वां, तो हम यहां लिख देंगे A7, क्योंकि A7 हमसे पूछा गया, A10 नहीं, ठीक है। अब हमें दिया हुआ क्या क्या था, हमें यहां पर दिया गया, देखो प्रथम पद दिया गया है, क्योंकि जो पहली संख्या वो प्रथम पद ही होता है, A वो कितना दिया गया, 10, चलो ठीक है। फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। डी निकालने का तरीका होता है, जो सेकंड पद ये होता है ए, जिसे हम an भी बोलते हैं, फिर A2, फिर A3, फिर A4, कोई भी पद है उसके जस्ट पहले वाला पद आप घटा दो, डी आ जाता है, यानी A2 माइनस A1 करोगे तो डी आएगा, यानी कि 8 माइनस जब आप 10 करोगे तो हमारे पास डी आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस माइनस हम कर सकते हैं। अब देखो हमें चाहिए था 7वां पद निकालना है, कोई भी पद निकालना हो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं, हमें तो जो पद निकालना उसी का लिखेंगे, लेकिन मैं एक बार फॉर्मूला आपको बता देता हूं, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, ये होता है पद का फॉर्मूला।
लेकिन हमें तो यहाँ पे दिया गया ना सातवां पद बताना है, तो हम क्या करते हैं a की जगह तो a लिख देते हैं। कितना a हमारे पास 10 प्लस n हमारे पास कितना है 7 माइनस 1 और गुणा में d कितना हमारे पास ये रहा माइनस का 2। अब ध्यान से देखिए ये है a7 जो हमें बताना है बराबर में ये है 10 प्लस, क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो 7 में से एक जाएगा तो बचेगा 6 और 6 की गुणा हो रही है -2 से। तो एक चीज ध्यान रखिएगा 6 की गुणा जब -2 से होगा तो 6 दूना 12 तो हो जाएगा, बट किसका आएगा माइनस का। अब a7 बराबर है यहां पर है 10 और ये प्लस और माइनस क्या आ गया माइनस और 12। अब हम सिंपल क्या करते हैं 12 में से 10 घट रहा है घटा देंगे और बड़ी संख्या है माइनस की। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया सातवां पद जो हमसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें हमें दिया गया सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी चाप की लंबाई हमें 10 सेमी दे दी गई है और साथ में हमें दे दी गई है त्रिज्या जो 6 सेमी हमें दी गई है। अब एक चीज है ये जो त्रिज्याखंड का सवाल है ये हमें पता है प्रश्नावली 11 से आया है, लेकिन हमें एक चीज साथ में पता होना चाहिए कि यहां पर हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई एक साथ दे दी है। वैसे हमें पता होगा हमने पढ़ा होगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई का फॉर्मूला दोनों अलग अलग दिए गए थे और उन्हीं के क्वेश्चन हमें दिए गए थे पूछे गए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई एक साथ दे दी गई है। यहाँ पे चाप की लंबाई आपको 10 सेमी दिख रही है, त्रिज्या 6 सेमी है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर याद हमेशा रखिएगा जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई एक साथ आ जाए या पूछ ली जाए तब सिंपल हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 1/2 L और R। L यानी कि लंबाई लेंथ, R मतलब त्रिज्या। तो देखो 1/2 है, ये L जो हमारे पास है लंबाई कितनी है 10 सेमी और गुणा में R यानी त्रिज्या कितनी है 6 सेमी। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे 2 से लेके यहां पे 6 जा रहा है 3 बार। अब 1 की गुणा 10 से करो और 10 की गुणा 3 से करो तो कितना आएगा 30 सेमी स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि ये क्षेत्रफल निकला है। याद रखना जब कभी भी आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई एक साथ आ जाए तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, वरना आप जो 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है और चाप की लंबाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा आ जाएगा। इस छोटे क्वेश्चन के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना समय हम जाया नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल सा है जो मुझे लगता है सब बच्चों का आता है। ये प्रायिकता से है और प्रायिकता आपको पहले ही बता दी गई है, बहुत आसान प्रश्नावली है, इसे ध्यान से समझिए। यहां पे हमें दिया गया है पीई यानी है की प्रायिकता इतनी है और नहीं की प्रायिकता क्या होगी वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक छोटा सा जो आपको फॉर्मूला बताया गया था वो हमें याद रखना पड़ेगा। प्रायिकता है और प्लस में प्रायिकता नहीं है, इन दोनों का योग हमेशा एक ही आता है। कभी आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रायिकता का योग कितना आता है तो हमेशा याद रखिएगा एक ही आता है। अब पीई जो प्रायिकता है उसका टोटल हमें दिया गया 0.05 और प्लस में प्रायिकता नहीं है ई नहीं की प्रायिकता तो हमें पता करनी है, दी हुई नहीं है, बराबर में 1 है। तो देखो यहाँ पे जो नहीं है उसकी प्रायिकता बतानी है 1 और ये प्लस का 0.05 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.95। और ये माइनस करने वाला तरीका थोड़ा ध्यान रखना है हमें क्योंकि ज्यादा मिस्टेक यहीं आती है। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया मैंने पहले ही बताया था 12वीं प्रश्नावली जो क्षेत्रफल आयतन से संबंधित है उसमें हमें सिर्फ सूत्रों का ध्यान रखना है, सवाल हमारे होते रहेंगे। अब हमें दिया गया यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको दे दिया है और पूछा क्या है हमसे पूछा है त्रिज्या की लंबाई। चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछे या दिया हो, क्षेत्रफल आयतन किसी का पूछे या दिया उसी का फॉर्मूला लगाना। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² जो हमें याद रखना है। और वो किसके बराबर है वो तो हमें पहले से दिया ना 48 पाई के बराबर है, पहले से दिया वही है।
अब देखो इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जो आर स्क्वायर है उसे छोड़ दीजिए, 48 है, पाई है, ये तीन जो भाग यहां गुणा में वो कहां चला जाएगा, भाग में। और पाई जो गुणा में है वो कहां चला जाएगा, भाग में। क्यों? क्योंकि पाई मुझे दिख रहा था कटने के लिए, और 3 से 48 कट जाए कितनी बार, 16 बार। तो हमारा अभी तक आंसर आया पाई आर स्क्वायर बराबर में 16। लेकिन आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। और हमसे त्रिज्या की लंबाई पूछी, त्रिज्या की लंबाई कितनी आ गई है, 4 सेमी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आगे जो 4 हमें दिया गया है, बेलन और शंकु का आधार ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात बताना है, लंबाई ऊंचाई समान है परंतु दी नहीं गई है कितनी है। तो जो मैंने पहले कहा था कि ऐसे सवालों में सिर्फ हमें सूत्रों का ध्यान ही रखना पड़ेगा और कोई हमारे पास इलाज है ही नहीं। तो देखो यहां पे एक बेलन है, एक शंकु है, हम दोनों के क्या आयतन के सूत्र में याद रखने हैं। चलो तो हम देखते हैं, बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, इनके दोनों अनुपातों आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक तरफ बेलन का रख दिया और एक तरफ मैंने रख दिया है अपने शंकु का। तो देखो अब मेरे पास कोई लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, तो मैं देखता हूं, देखो पाई इधर भी है और इधर भी है। अनुपात का मतलब समझते हो, दोनों तरफ जो चीज होती है बट्टे के समान ही होती है, अगर बराबर हो तो एक दूसरे से कट भी सकती है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, फिर हमारे पास क्या बचा यहां पर, एच से एच चला गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इधर तो कुछ नहीं, एक बचा है, इधर बचा 1/3। अब हम जल्दी से सवाल कर लेते, सर 1:3 आंसर आ गया। नहीं, ये गलत है। इसको सही कैसे कर सकते समझो, मैंने अभी बताया अनुपात का मतलब आप एक चीज समझ लो, बट्टा समझ लो या बराबर समझ लो, कि बराबर है जो इधर गुणा में थी वो भाग में जाके कट जाएगी। तो देखो वैसे ही है, अभी क्या है, यहाँ पे जो भाग में संख्या वो इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, गुणा में। जो भाग में 3 था वो इधर 1 से गुणा करेगा तो 3 ही आएगा, और इधर क्या बचेगा, 1। तो अनुपात है 3:1, यानी बेलन का 3 और शंकु का कितना आएगा, 1। ये इनके आयतनों का अनुपात आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा है, बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 इनका माध्य ज्ञात करना है। सिंपल, मैंने आपको पहले बताया था, माध्य वाले सवालों में अगर आपको पूरी सारणी ना दी जाए, सिर्फ आपको यहां पर बंटन बता दिया यार इनका कहा जाए माध्य ज्ञात करो, सिंपल है। हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या है उनको प्लस में करना है, 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5, और जितनी संख्या है उसको भाग में लिखना है, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 23 61, 61 और 14 75, 75 और 5 कितने हो गए, 80। और भाग में कितना आ रहा है, भाग में आ रहा है 6। तो देखो हमें क्या करना है, 6 का सिम भाग लगाना है। तो भाग तो आप लगा सकते हो सभी, ये जाएगा 6 कम 6, बच गया 6 × 18, बच गया 2 6, ये बच गया हमारा 6 × 18। अब 6 × 18 6, ये तो चलता रहेगा भी आगे। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लिख दो, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें सारणी दी गई है भाई, परंतु इस सवाल में पूछा क्या गया वो भी ध्यान रखिए। हम देखते CF को देखते ही माध्यक समझ लेते हैं, ये माध्यक हमें यहाँ पे ज्ञात करना होगा। चलो CF माध्यक में आती है, हमें पता है संचयी बारंबारता। लेकिन पहले सवाल सुन लो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है निम्न बंटन में P का मान ज्ञात करना है हमें। ये जो P दिख रहा है ना हमें, ये वाला एरिया, तो ये ज्ञात करना है। बाकी हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, सिंपल, अगर हमें ध्यान दें कि जब संचयी बारंबारता हमें दी जाती है या निकालते हैं तो हमें एक चीज पता होती है, संचयी बारंबारता जो आखिरी पद होता है ना, वो इस Fi का टोटल योग होता है, जिसे हम माध्यक में n भी मानते हैं। समझते हैं आप सभी? तो ये हमेशा बराबर होता है, ये 15 बराबर होएगा, किसके बराबर होएगा, ये होएगा इन सब के योग के बराबर। ठीक है, इन सब का योग कैसे, जैसे 2 और 5 7,
7 और 3 10, 10 2 12, यानी 12 प्लस में p भी आ गया, 12 प्लस p के बराबर आएगा। ये सभी को पता है। चलो तो यहां क्या करना है, p अकेला छोड़ना, ये 15 था, ये प्लस का 12 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा क्या, 3, और ये क्या आया है, p, और हमसे क्या पूछा गया था, p तो पूछा गया था, तो ज्यादा कंफ्यूज क्यों ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 सबसे आसान है। जैसे मैंने बोला था प्रायिकता के सवालों में ज्यादा उलझना नहीं है। ये कह रहा है यदि एक पासा फेंका जाता है, एक ही पासा फेंका जाता है, तो हमें पता है प्रायिकता निकालने के लिए एक तो हमें चाहिए संभावित परिणाम जो हम देख लेंगे, साथ में हमें चाहिए कुल परिणाम भी। अब कुल परिणाम तो हमें पता चल गया, अगर एक ही पासा फेंकोगे ना तो हमेशा कुल परिणाम कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि एक पासे में अधिकतम अंक 6 ही होते हैं। 2 3 आगे पास से बढ़ेंगे तो उसके लिए हम अलग टेक्निक लगाएंगे, लेकिन अभी एक के अंदर तो 6 ही योग आएगा। अब ऊपर पूछा 2 से छोटी संख्या है, तो हमें पता है कि टोटल संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। अब 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी संख्या भैया सिर्फ एक ही होता है इसके अंदर, और वो एक ही बार आता है। ठीक है, अगर 2 से बड़ी पूछ लेता तो देखो 3 4 5 6 4 संख्या आने वाली होती तो 4/6 होता, लेकिन इसका आंसर तो 1/6 ही आएगा। तो ये तो शुरू होने से पहले ही क्या हो गया, खत्म। अब इसी से रिलेटेड आखिरी जो अगला हमारा 8वां क्वेश्चन आ रहा है, बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमें दे दी गई है। तो एक चीज सिंपल सा मैं आपसे पूछूं कि ये लकड़ी का बक्सा तो किताब वाले ने बताया ही नहीं है क्या है, क्वेश्चन वाले ने, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिए, तो ये डब्बा कैसा होएगा, ये होएगा घनाभ आकृति का, क्यूबॉइड, हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें अगर फॉर्मूला लगेगा तो घनाभ का ही लगने वाला है। तो ये कह रहा है वो लकड़ी का बक्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखो अगर हमें पता चल गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों घनाभ में आती है, तो क्षेत्रफल भी किसका निकलेगा, घनाभ का ही निकलने वाला है, जो कि होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 गुणा लंबाई हमारे पास है ये रही 90, गुणा में चौड़ाई हमारे पास है ये रही 50, प्लस में उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से चौड़ाई आ गई, कितनी है, ब्रेथ 50, फिर गुणा में ऊंचाई कितनी है हमारे पास 30, फिर ऊंचाई यानी हाइट कितनी है 30, और फिर गुणा में लंबाई कितनी है हमारे पास, लेंथ 90। तो ध्यान से देखो 2 गुणा में इनको गुणा करनी है, तो 90 गुणा जब 50 से करते तो कितना आएगा 4500, 50 की गुणा 3 से करने पे कितना आएगा 1500, क्योंकि मैं सिंपली 3 की गुणा 9 से कर रहा हूँ 27, और पीछे 1 और 1 2 जीरो लगा रहा हूँ, वो गुणा आप कैसे भी कर सकते हो 2 गुणा। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, जोड़ने से क्या होगा, हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो देखो 4500 और 1500 हो गए 6000, 6000 और 2700 हो गए 8700। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसकी गुणा करनी है, तो 2 की गुणा 87, 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 17400 सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये जो बंद लकड़ी का डब्बा था उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, क्षेत्रफल इसलिए स्क्वायर लगाया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे वाला हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य वाले सवाल मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कोई भी सारणी नहीं बना के दी है, कोई आपको बारंबारता वर्ग जो अंतराल है वो नहीं दिया गया है, आपको XI FI कुछ दिया नहीं गया है, तो सिंपली हम उसको सिंपल तरीके से करेंगे जैसे पहले करते थे। तो माध्य ज्ञात करना है प्रथम विषम संख्याओं का, वो भी 5। देखिए शुरुआत होती है हमारा 0 से, लेकिन विषम संख्या आती है पहली 1, मैं यहां लिख देता हूं 1, फिर दूसरी विषम संख्या आती है 2 नहीं आती है, फिर आती है 3, फिर 4 नहीं आती है, फिर आती है 5, फिर 6 नहीं आती है, फिर आती है 7, 8 नहीं आती है, आती है 9। देखो 5 विषम संख्या लेनी थी, 1 2 3 4 5 विषम संख्या होगी है, और सबका क्या करना है टोटल। और हमें एक चीज भी पता है कि बट्टे में तो आता है जितनी संख्याएं हो, 5 ही है, वो तो पहले ही बता दिया गया है। तो देखो
यहाँ पे 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 हो गया 25 और 25 में 5 का भाग लगाओ तो सबको पता आंसर कितना आने वाला है 5। और आगे वाला क्वेश्चन हमारे सामने है 10वां। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की गड्डी है। देखो पत्ते अगर आपको दे दिए गए तो अच्छी बात है, सीधा बोला जाए ताश के पत्तों की गड्डी है तो उसमें पत्ते हमेशा टोटल 52 ही रहने वाला है। तो टोटल तो हमारे सामने आ चुका है। अब ये कह रहा है उसे एक पत्ता निकालना है और इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है वो हमें बतानी है। तो देखो एक सिंपल सी चीज समझो, पहले तो दहला क्या होता है, दहला जो 10 होता है उसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए, हम अगर 10 होने की प्रायिकता समझते हैं तो हमें देखने होंगे 52 ताश के जो पत्तों की गड्डी होती है उसमें 10 होते कितने। यहाँ पे कोई कलर, यहाँ पे कोई ईंट या उससे पान के पत्तों का अलग अलग संग्रहण नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ बोला गया दहला यानी 10। और एक ताश की गड्डी 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें 10 कितने होंगे 4। ये हो गया संभावित परिणाम। बट्टे में कुल परिणाम यानी कुल पत्ते कितने हैं 52। तो आंसर आया 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 1/13। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है घन की भुजा 13 सेमी है, आयतन हमें घन का ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल सी चीज है, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और भुजा कितनी दी है 13, 13 का हम क्यूब करेंगे। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, अगर आप सिंपल समझो तो 13 का हमें करना है क्यूब, यानी 13 को 3 बार लिखना है, 13 गुणा 13 गुणा 13। अब गुणा करनी आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 13 की 13 से गुणा की तो इसका आंसर तो कितना आता है, इसका आंसर आता है 169। और उसके गुणा में भी कितना है 13, तो 13 के गुणा में और कर दूंगा तो ये आएगा 2197 सेमी क्यूब। क्यों, क्योंकि आयतन निकाला गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये क्वेश्चन काफी बार आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करके आना। बिना सारणी के हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो तरीका हमारे पास वही है, माध्य बराबर क्या करेंगे 3 + 4 + x + 7 + 10। और ये कितनी संख्याएं हैं, ये है 1 2 3 4 5, तो भाग में 5। अब हमें एक चीज और दी गई है कि हमें समांतर माध्य तो दे दिया गया है, कितना है समांतर माध्य हमारे सामने दिया गया है 6 है, तो 6 आएगा माध्य की जगह बराबर। और इनका टोटल कर लेंगे 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 10 हो गया 24, और प्लस में क्या आ गया x। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये भाग में 5 है वो भाग में 5 बराबर से इधर है, बराबर से उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा गुणा में। तो 5 की गुणा 6 से करने पे क्या आएगा 30, और बराबर में क्या आ रहा है 24 प्लस में x। सिंपल सा आप देखो x को हमें इधर ही छोड़ना है, यही रहेगा x हमारा। और अब एक साथ हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर कि यहाँ पे 30 है और ये प्लस का 24 बराबर से उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का 24, यानी 30 में से 24 घटाने पे क्या आएगा 6, और ये क्या है x। तो x का मान हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट।